नाउ वील स्टडी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ये समझनी है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. तो उसके लिए एक हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे 2 वेसल्स ले लिए. ठीक है, एक ये और एक ये. ठीक है, दोनों सिमिलर वेसल्स ही हैं. ठीक है, सिमिलर साइज़ है, सिमिलर वॉल्यूम है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दी. ठीक है, इस वेसल के अंदर एक गैस है और एक लिक्विड है. ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये किया कि एक केस में ये केस ए है हमारा, ये केस बी है. ठीक है, एक केस में हमने एक वेट रख दिया इस पे, मान लीजिए W1. ठीक है, और यहाँ पे ये लिक्विड था. ठीक है, ये लिक्विड है और इसी लिक्विड में ये गैस पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो अभी के लिए जब प्रेशर कम लग रहा है तो गैस पार्टिकल्स दूर हैं. ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने ये इस वेट को इंक्रीज़ कर दिया. ठीक है, अगर हमने एक दूसरा बीकर लिया, उसमें हमने वेट को इंक्रीज़ कर दिया और पिस्टन मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया और हमने इसमें और ज़्यादा वेट रख दिया. ये W1, ये W2, ये W3. ठीक है, W1, W2, W3 हमने इसमें बहुत सारा वेट रख दिया. ठीक है, तो अब जो ये लिक्विड है, हमने क्या पढ़ा था कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. तो ये जो लिक्विड उतना ही रहेगा, गैस कंप्रेस होकर के और नीचे आ जाएगी. ठीक है, तो गैशियस पार्टिकल्स विल इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम. गैशियस पार्टिकल्स will increase per unit volume of vessel. ठीक है, अब इससे क्या होगा, जितने भी गैशियस पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन को स्ट्राइक कर रहे हैं दे विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिकल्स दूर दूर है, तो ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पानी के अंदर नहीं है. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब गैशियस पार्टिकल्स और ज़्यादा पास आ गए तो ये और रीडली सॉल्यूशन को स्ट्राइक करेंगे. यानी कि प्रेशर इंक्रीज़ करने पर जो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी थी वो हमने इंक्रीज़ करा दी, क्योंकि अब ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे सॉल्यूशन को. ठीक है, तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हेनरी ने और उन्होंने प्रेजेंट किया था हेनरी लॉ. ठीक है, अब हेनरी ने अपना जो लॉ दिया था वो ये था, सबसे पहले तो उन्होंने ये ये प्रेजेंट किया कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. मतलब कि अगर हमने पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस के लिक्विड में इट विल ऑल्सो इंक्रीज़. ठीक है, मेन लॉ है हेनरी लॉ का, जिसे आपको लिखना है जब आपसे पूछा जाएगा, वो ये है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज ज़ाई इन द सॉल्यूशन. और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि P इज इक्वल्स टू KH ज़ाई. अब यहाँ पे KH क्या है, KH इज़ हेनरी लॉ कांस्टेंट. ठीक है, अब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि पार्शियल प्रेशर, जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. यानी कि अगर हम इसके बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे सो इट विल गिव अस अ स्ट्रेट लाइन. राइट, ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है. ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इट विल ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ KH? KH determines the solubility of gas. KH is a function of the nature of the gas.
यानी कि अगर कैसे हम ये कह सकते हैं, यानी कि KH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर को इंक्रीज़ किया, तो जो KH की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने प्रेशर कम किया, KH की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि KH की वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, लोअर इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन दैट लिक्विड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्रेशर की, कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी कि अगर कम टेम्परेचर होगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई फिशेस फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, बिकॉज कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, और हॉट वाटर में या वार्म वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम है। सो फिशेस विल फील मोर कंफर्टेबल इन cold water, right? So pressure is directly proportional to solubility and temperature is inversely proportional to solubility. तो इससे आपके बहुत सारे रीजनिंग के जो क्वेश्चंस बनते, वो पहला तो यही था कि why do fishes feel more comfortable in cold water than in hot water। दूसरा क्वेश्चन है कि why are soft drinks sealed under high pressure। So if pressure is high, solubility is also high, so more and more amount of carbon dioxide can be dissolved in the soft drinks, so they are sealed at high pressure। ठीक है, then why do scuba divers they suffer from bends। अब bends एक स्पेशल टाइप का एक मेडिकल फिनोमेना है, मेडिकल कंडीशन है। अब इसमें होता क्या है, नाउ वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम बेंड्स। ठीक है, जो भी स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो जब पानी के अंदर जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं पानी से, तो वाई डू दे सफ़र फ्रॉम बेंड्स। अब देखिए, पानी के अंदर जो प्रेशर है इनसाइड वाटर, प्रेशर इनसाइड वाटर इज़ हाई। ठीक है, प्रेशर इनसाइड वाटर इज़ हाई। ठीक है, अब प्रेशर हाई है, इट इम्प्लाइज दैट सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो हाई। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो हाई, तो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ गैसेस दे डिजॉल्व इन द ब्लड। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ गैसेस गेट डिजॉल्व्ड इन द ब्लड। ठीक है, अब क्या होता है, ये ठीक है, पानी के अंदर गए, प्रेशर ज़्यादा था तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी ज़्यादा थी। ठीक है, और मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ गैसेस दे गेट डिजॉल्व्ड इन द ब्लड। अब क्या हुआ, व्हेन दे कम आउट, यानी कि जब वो लैंड पे आते, व्हेन दे कम ऑन द लैंड, तब क्या होता है, then these dissolved gases pressure decreases, या फिर आप कह लीजिए सरफेस ऑन लैंड या फिर सरफेस प्रेशर इट विल डिक्रीज। ठीक है, इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इट विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गई, इससे गैसेस will what, they will come out in the form of bubbles, they will come out of the blood in the form of bubbles। ठीक है, and it blocks the capillaries and this medical condition is called as bends। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम बेंड्स कहते हैं। अब इसका इलाज क्या है,
इसका सल्यूशन क्या है कि कैसे बेंड ना हो स्कूबा डाइवर्स को। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो उनको टैंक्स दिए जाते हैं स्कूबा डाइवर्स को, उसमें उसके जो कंटेंट्स होते हैं, जो टैंक्स होते हैं उनके कंटेंट्स होते हैं हीलियम, ठीक है। हीलियम कितना होता है 11.7%, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस कितनी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है 56.2% एंड ऑक्सीजन गैस होती है 32.1%, ठीक है। तो ताकि जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो बढ़ जाती है ब्लड में, उसको हम अवॉइड कर सकें, ठीक है। अब जो टैंक्स में जो कंसंट्रेशन होती है वो हीलियम की 11.7%, N2 की 56.2% एंड O2 की 32.1%। इससे एक तो बेंज नहीं होगा और दूसरा जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण जो उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, उसे हम कहते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। एनॉक्सिया इज़ ऑल्सो नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस। अब इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज लेस, ठीक है, एंड प्रेशर इज ऑल्सो लो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो प्रेशर होता है एल्टीट्यूड पे वो कम होता है। तो क्या होता है इसमें टेम्परेचर को नहीं कंसिडर करें, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा तब तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, लेकिन हम यहाँ पे प्रेशर को कंसिडर करें क्योंकि प्रेशर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी कम होती है, ठीक है। तो जब क्लाइंबर्स जाते हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे तो उनकी जो ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड, इट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इससे उनको मेमोरी लॉस होता है, दे बिकम वीक एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया, ठीक है। या फिर हम इसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की गैसेस पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ये आपको बात गांठ बांध लेनी है कि इसमें कुछ भी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इसी वजह से solubility of gas decreases with increase in temperature, ठीक है। So solubility is inversely proportional to temperature। अच्छा, अब हमने हेनरी लॉ पूरा पढ़ लिया और ये हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल से ये समझ लिया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है इस वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लास्टली हमें ये पढ़ना है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, कि कब कब हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, तो पहली चीज़ ये है कि प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी वेरी हाई। प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी वेरी हाई, ठीक है। और दूसरा कि गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, ठीक है। द गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने HCl का वाटर में आपने हेनरी लॉ कैलकुलेट करने की कोशिश की, प्रेशर कैलकुलेट करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ, देन इट विल गो रॉन्ग। वाई? बिकॉज जब भी आप HCl को डिज़ोल्व करते हो वाटर में, ये डिसोसिएट हो जाती है पानी में H+ और Cl- में। सिमिलरली NH3 को जब आप H2O में डालते हो तो ये क्या बना लेता है, NH4OH बना लेता है, ठीक है। सो आप इसके केस में भी गलत हो जाएगा। तो जो भी आप गैस को यूज़ कर रहे हो वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि इट शुड
नीदर डिसोशिएट नॉर एसोसिएट इन द सॉल्वेंट. ठीक है.